अब आप लोग देखें, प्रिज्म में थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, वो भी आप देखें। अब आपको हम बताएंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका नाम है डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। ये किसी ऑप्टिकल या ट्रांसपेरेंट मीडियम की डिस्पर्सिव पावर होती है। डिस्पर्स मीन्स चीज़ों को फैला देना, डिस्पर्स कर देना। इसका कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी ऑप्टिकल मीडियम जो क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर रहा हो, वहाँ पर वायलेट रे और रेड रे, इन दोनों के बीच गैप को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। मतलब किसी ऑप्टिकल मीडियम की वह पावर जो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को फैला सके, इसी पावर को हम लोग डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब आप देखें इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला ये है, फॉर एन ऑप्टिकल मीडियम which can produce chromatic dispersion। यहाँ पर आप केवल और केवल वही ऑप्टिकल मीडियम ले सकते हैं जो क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्लैब ले लें तो वह क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस ही नहीं करता है, और जो क्रोमेटिक डिस्पर्जन को नहीं प्रोड्यूस करेगा उसकी कोई डिस्पर्सिव पावर भी नहीं होगी। इसका फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन थीटा वी आर अपॉन डिविएशन फॉर येलो कलर। इसका बेसिक फार्मूला यही है। अब आप देखें, न्यूमरेटर में भी एंगल है, डिनोमिनेटर में भी एंगल है, दोनों एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल करेंगे। इसीलिए कहा जाता है ओमेगा इज यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओमेगा स्केलर है और यह हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ना तो ज़ीरो होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब आप देखें, इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं तो आपने देखा ओमेगा इक्वल टू थीटा वी आर। थीटा वी आर इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू प्रिज्म एंगल। इसका फार्मूला हम एक दिए हुए प्रिज्म के लिए लिखते हैं, डेल्टा वाई इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब आप देखें, प्रिज्म एंगल कैंसिल हो रहा है। यू गेट ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। आप याद रखिएगा, ओमेगा का एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला आपका ये है। आप कौन सा यूज करते हैं यह डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको किस में दी हुई है। एक पॉइंट आप और देखें, जैसे यहाँ पर प्रिज्म एंगल कैंसिल हो गया है। यह आपको बताता है कि एक दिए हुए प्रिज्म के लिए ओमेगा
प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। ओमेगा केवल और केवल इस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि प्रिज्म का मटेरियल क्या है। प्रिज्म ग्लास का है तो किस टाइप के ग्लास का है, वाटर का है या किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। तो आप नोट करें, और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है, ओमेगा इज independent upon prism angle. It depends upon material of depends upon nature of मटेरियल ऑफ प्रिज्म। इतना आप नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखें, हमने डायग्राम में क्रोमेटिक डिस्पर्जन को शो किया है। ये वायलेट रे है, यह रेड रे है। रेस्ट 5 रेज इन्हीं के बीच से पास होंगी। तो किसी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर वायलेट रे और रेड रे, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर जितनी ज़्यादा होगी, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए स्पेक्ट्रम में वायलेट और रेड कलर ले के बीच का सेपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखें, हमने अभी तक आपको यही बताया है कि किसी एक लेंस के लिए फोकल लेंथ की एक वैल्यू होती है। इसी बेस पर आपने सारी स्टडी की है, वहाँ पर आप यही फॉलो करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि एक ही लेंस के लिए अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू अलग अलग होती है। ये पूरा मामला क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप देखें। हमने आर्टिकल का नाम दिया है वेरिएशन इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद लैम्डा। किसी लेंस की फोकल लेंथ लैम्डा के साथ कैसे कैसे चेंज होती है। आप देखें, फॉर लेंस 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। इसका डिटेल आपको पता है। म्यू लेंस के अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाकी चीज़ें आप जानते हैं। अब आप देखें, यह फार्मूला आपको बताता है कि 1/f प्रोपोर्शनल टू म्यू, और कई बार हमने आपको बताया है कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो अब आप देखें, इसके बेस पर आप कह सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो आपने देखा किसी लेंस की फोकल लेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पर डिपेंड करती है। अब आप इस थ्योरी को विबग्योर सिस्टम के लिए अप्लाई करें, तो आप कह सकते हैं जिसका लैम्डा मैक्सिमम है उसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी, जिसका लैम्डा मिनिमम है उसकी फोकल लेंथ मिनिमम होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अब आप देखें, ये ऑर्डर आपको मिल गया। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर लेस देन फोकल लेंथ ऑफ इंडिगो लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ब्लू, ये सब आपको क्लियर है, इसमें कुछ बताना नहीं है। अब आप देखें, पर्टिकुलर एक कलर के लिए अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप फार्मूला देखें, किसी भी दिए हुए लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला यही होता है। अब जिस कलर की फोकल लेंथ आपसे पूछी जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप उसी कलर का ले लेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर, तो देन 1 फोकल लेंथ ऑफ वायलेट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1। बाकी ये तो हो ही जाएगा। 1 फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर इक्वल टू म्यू फॉर रेड -1 इंटू 1/R1 -1/R2। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। अब आप देखें, हमने आपको बताया था कि विबग्योर सिस्टम में येलो कलर को मीन कलर माना जाता है। इसीलिए येलो कलर के लिए जो फोकल लेंथ होती है उसे हम मीन फोकल लेंथ कहते हैं या एवरेज फोकल लेंथ कहते हैं। किसी भी लेंस की जो सिंगल फोकल लेंथ दी जाती है वह एक्चुअली येलो कलर की फोकल लेंथ है। लेकिन जब तक आपसे कहा न जाए कि अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ आपको अलग अलग लेना है, तब तक आप सारे क्वेश्चंस में, एप्लीकेशन में एक लेंस के लिए एक ही फोकल लेंथ लेंगे। वो सब आप स्टडी कर चुके हैं। अब आप देखें, आप कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर FY इज कॉल्ड मीन फोकल लेंथ। और आप देखें FY का फार्मूला होता है FY इक्वल टू स्क्वायर रूट फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर इंटू फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। इस फार्मूले का कभी कभी आप लोगों में यूज आ जाता है। कई बार आप लोगों से पूछा गया है, जब आपको FB दिया होगा, FR दिया होगा, FY आप पूछा जाएगा, तब आप यही फार्मूला यूज करेंगे। आप नोट करें इसे। अब आप देखें, हमने डायग्राम में शो किया है कि यह एक कन्वर्जिंग लेंस है। एक व्हाइट लाइट मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मेन एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे लेंस से निकलने के बाद उसके मेन फोकल पॉइंट से पास होती है। कॉमन बात है, आप जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट जब लेंस से बाहर निकलेगी तब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इसके पहले जो हमने बताया है, बहुत सारे रे डायग्राम हमने बताए हैं, वे सब एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो रे डायग्राम हमने स्केच किया था उसमें कोई भी लाइट रे आप ले लो, उसकी वेवलेंथ डेफिनिट होती है, फिक्स होती है। लेकिन जब आप व्हाइट लाइट लेंगे तो इसमें 7 कलर्स हैं। लेंस से निकलने के बाद इसका क्रोमेटिक डिस्पर्जन हो जाएगा, इस 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, और 7 कलर में वायलेट कलर वायलेट के फोकल पॉइंट से और रेड कलर रेड के फोकल पॉइंट से पास होगा। हम सपोज करते हैं कि वायलेट कलर का फोकल पॉइंट FB है, रेड कलर के लिए फोकल पॉइंट FR है। अब वायलेट के लिए वायलेट के फोकल पॉइंट से रेड कलर की रे रेड कलर के फोकल पॉइंट से पास होगा। तो इसी बेस पर आपने देखा अलग अलग कलर की फोकल लेंथ अलग अलग होती है।
क्योंकि जब वाइट लाइट लेंस से पास होगी, बाहर निकलेगी, तब वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। इसी फेनामेना को लेकर के एक आर्टिकल आती है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। ये क्या होता है आप लोग देखें। अब आप देखें क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपथन। एब्रेशन की मीनिंग होती है फॉल्ट, खराबी। जब किसी फंक्शन में कोई फॉल्ट आ जाती है, खराबी आ जाती है, तो उसी को हम लोग एब्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है विपथन। अब आप देखें, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। जब न्यूटन लेंस से बनने वाले इमेज की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट एक है और इमेज 7 बन रहे हैं। ये फॉल्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आपका एक है तो इमेज 7 कैसे बन सकते हैं? इमेज भी एक बनना चाहिए। और न्यूटन ने ये देखा कि इमेज रंगीन बनता है। रंगीन इमेज बनना कोई फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है और इमेज कलर्ड बन रहे हैं, ये फॉल्ट है। अगर रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, रेड कलर का इमेज बन रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है। वायलेट कलर का ऑब्जेक्ट है, वायलेट कलर का इमेज बन रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है, इमेज कलर्ड है, ये फॉल्ट है। इसी फॉल्ट को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ये क्यों होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसको दूर कैसे किया जाता है, आप देखें। तो नोट करें कि इमेज, बल्कि आप ये लिखें व्हेन इमेज ऑफ white color object is taken by lens, the obtained image is colored and blurred. This fault is called chromatic aberration. आप देखें, when image of white color object is taken by lens, the obtained image is colored and blurred. Blurred means धुंधला होकर के फैल जाना। जब white कलर ऑब्जेक्ट का इमेज किसी लेंस से लिया जाता है, तब मिलने वाला इमेज एक तो कलर्ड होता है और दूसरा ब्लर्ड होता है, धुंधला होकर के फैल जाता है। इसी फॉल्ट को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ये क्यों होता है, आप देखें। हमने डायग्राम में शो किया है कि ये लेंस है, ये वाइट कलर का लीनियर ऑब्जेक्ट है। हमने सपोज किया है कि इस लेंस के लिए वायलेट कलर का फोकल पॉइंट ये है, रेड कलर का फोकल पॉइंट ये है, और जो रिमेनिंग 5 कलर्स हैं उनके फोकल पॉइंट इन दोनों के बीच में होंगे, वो आप जानते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट
वाइट कलर का है। इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये चेक करने के लिए इससे रेज आप चलावें। तो एक रे हम मेन एक्सिस के पैरेलल लाते हैं। अब ये वाइट लाइट है तो लेंस से निकलने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। रेड कलर की लाइट रेड के फोकस से, वायलेट कलर की लाइट वायलेट के फोकस से। तो इमेज अब एक नहीं बनेगा बल्कि 7 बनेंगे और इन दोनों के बीच में बनेंगे। तो आपने देखा इमेज क्या है, एक तो कलर्ड है और दूसरा इन दोनों पॉइंट के बीच धुंधला होकर के फैल गया है, ब्लर्ड हो गया है। इसी फॉल्ट को हम क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, पहला है एक्सियल और दूसरा है लैटरल। इसे नोट करें, फिर हम दोनों की डेफिनेशन आपको बताते हैं। अब आप देखें, क्रोमेटिक एब्रेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन वायलेट कलर इमेज और रेड कलर इमेज, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, सेपरेशन होता है, उसी के इक्वल होगा। तो वही हमने लिखा है कि एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन वायलेट कलर इमेज एंड रेड कलर इमेज। अब इसमें एक केस आता है कि अगर ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है, पॉइंट है और इनफाइनाइट पर रखा हुआ है और उसका इमेज आप एक कन्वर्जिंग लेंस से ले रहे हैं, तो वही हमने लिखा है कि लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ वाइट कलर इज केप्ट एट इनफाइनाइट। तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, इमेज कलर इसका वाइट है। तो इससे इनकमिंग रेज मेन एक्सिस के पैरेलल होंगी और ये वाइट लाइट है। तो सभी लोग जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तब उसका इमेज फोकस पर बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट वाइट कलर का है तो इससे आने वाली लाइट वाइट कलर की होंगी और लेंस से निकलने के बाद ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे। तो लेंस से निकलने के बाद रेड कलर की लाइट रेड के फोकस से, वायलेट की लाइट वायलेट के फोकस से। चूँकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है इसीलिए वायलेट कलर का इमेज वायलेट के फोकल पॉइंट पे, रेड कलर का इमेज रेड कलर के फोकल पॉइंट पे। अब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वही यहाँ का एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन होगा। तो फॉर दिस केस you can write axial chromatic aberration equal to F R माइनस एफ बी। और इसका एक फार्मूला होता है वही आपको याद रखना है। इतना तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी एफ आर माइनस एफ बी और वही एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन है। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू ओमेगा लेंस के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर इनटू फोकल लेंथ ऑफ येलो कलर। और ये कभी किसी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी लेंस आप ले लो ओमेगा कभी जीरो नहीं होता है। और अगर आपने लेंस लिया है तो येलो कलर के लिए उसकी फोकल लेंथ भी जीरो नहीं होगी। जब दोनों में कोई जीरो नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। आप इसे नोट करें, फिर आगे आपको हम बताते हैं।
अब आप देखें, तो अब आप ये देखें लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, सेकंड है लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, ये इक्वल टू होता है साइज ऑफ रेड कलर इमेज माइनस साइज ऑफ वायलेट कलर इमेज। इसी को हम लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं।